Today's topic is ionic equilibrium, in which I should know few terms. Let me coin first term here, that is electrolyte. What do I mean by electrolyte? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है विच कैन बी आयोनाइज्ड, जिसको आयंस में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस which can be dissociated into ions. जिसके आयंस बन सकते हैं टूट के, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट. तो उसी हिसाब से नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? दूसरी टर्म क्या आ गई मेरे पास? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होगी जिसको आयंस में डिसोसिएट नहीं किया जा सकता. तो cannot be dissociated into ions. तो आयंस में डिसोसिएट किया जा सके तो वो है इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एग्जाम्पल NaCl, दो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. HCl, KOH, जो भी आयंस में डिसोसिएट हो सकते हैं उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट. और जो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकते, जैसे बेंजीन, जैसे Cl2, Cl2H2O2 N2, ये सारी कहानी शुरू हो गई. ठीक है, जैसे बेंजीन. तो जिनको आयंस में डिसोसिएट नहीं किया जा सकता वो हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और जिनको आयंस में डिसोसिएट किया जा सकता है वो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स फर्दर दो तरह के होते हैं. एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट. एक के आगे लिखिए आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक के आगे लिखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट. दो कैटेगरी हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं, अब थोड़ा ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं, पूरे टूट जाते हैं, कुछ भी पीछे नहीं बचता. वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं. इनकम्प्लीट मतलब जिनका पूरा डिसोसिएशन नहीं है. यहां से मेरे को एग्जाम्पल की जरूरत पड़ जाएगी. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली. ऊपर मैंने बाई चांस तीनों ही स्ट्रॉन्ग लिखे थे, तो लेट मी शो यू दिस. NaOH पूरी तरह वाटर में जाके या जिसमें भी जाके, अभी मैं डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का डिफरेंस बताऊं उससे पहले ये क्लासिफिकेशन ट्री पूरा कर लूं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो सकता है, वापसी का कोई चांस नहीं है, कंप्लीट डिसोसिएशन, 1.1% भी पीछे बकाया नहीं बचेगा. दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो ही नहीं सकते, वीक हैं, कमजोर हैं, नहीं टूट सकता जिनका बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ये डिसोसिएट अगर होगा तो एक तो ये एनायन बनाएगा और एक ये कैटायन, लेकिन कंप्लीट नहीं. 100 में से शायद 10 या 5 मुश्किल से. अगर उससे ज्यादा डिसोसिएट हुए भी तो रिवर्स पाथ शुरू हो जाएगा. यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बच्चों इक्विलिब्रियम तो आना ही नहीं है. तो हमारा इंटरेस्ट इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग में तो रहेगा ही नहीं. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि उन्हीं में इक्विलिब्रियम बन पाता है. स्ट्रॉन्ग में तो इक्विलिब्रियम बनना ही नहीं है. तो इक्विलिब्रियम का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग में तो एप्लीकेबल ही नहीं होना. जो भी एप्लीकेबल होना है वो वीक में होना है, क्योंकि वापसी का रास्ता तो वीक में ही पॉसिबल है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया, which dissociate completely, weak electrolyte which dissociate incomplete. अब सबसे पहले मुझे दो टर्म का डिफरेंस चाहिए, फिर स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगी एटलीस्ट. तो पहली चीज तो मुझे ये पता हो, ये वर्ड 2 बार मैंने डिसोसिएशन यूज किया लास्ट क्लास से, कभी मैं एकदम से आयोनाइजेशन वर्ड यूज कर रही हूँ. तो आई शुड नो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस. मैं यूज चाहे कहीं कुछ भी कर लूँ, फ्लो में आप भी, बट हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट डू आई मीन बाय डिसोसिएशन एंड व्हाट डू आई मीन बाय आयोनाइजेशन, इन दोनों का फर्क. डिसोसिएशन होता है आयोनिक कंपाउंड्स का,
जिनमें ऑलरेडी आयंस पैक्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में, हमें पता है आयंस पहले से बने हुए हैं, उन्हीं के ऑपोजिट फोर्सेस, ऑपोजिट चार्जेस वाले फोर्स ने उनको इतना स्ट्रांग अट्रैक्ट करके सॉलिड बना रखा है। आयंस आर ऑलरेडी मेड, ठीक है, आयंस पहले से बने हुए पड़े हैं सॉलिड में। वो जब आप वाटर में डालते हो या मेल्ट करते हो, जो भी करते हो, वो जब ब्रेक होता है आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर, अंदर पहले भी आयंस थे, लेकिन जैसे ही आपने उसको वाटर दिया तो वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया Na+ और Cl- में। फिर आयोनाइजेशन क्या है? आयोनाइजेशन आयोनिक कंपाउंड्स का नहीं होता, कोवेलेंट कंपाउंड्स का। कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस बनते हैं, यहां आयंस पहले से बने पड़े हैं, बस टूटते हैं, इसीलिए वर्ड डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन कोवेलेंट कंपाउंड्स को जब आप वाटर में ऐड करते हो तो आयंस भी उसी वक्त बनते हैं, वाटर जाके अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसके अंदर आयंस बनाने की कोशिश करता है, जैसे HCl। ये कोवेलेंट है, म्यूचुअल शेयरिंग से कोई ना इसके अंदर आयंस बने हुए, लेकिन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, एक पे पार्शियल पॉजिटिव कह लूं मैं, एक पे पार्शियल नेगेटिव। उसका फायदा उठा के वाटर अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसके आयंस जबरदस्ती बनाता है, और फिर हम कहते हैं जी आयोनाइजेशन हो गया। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में तो आयंस बनाने की जरूरत पड़ी, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स में तो जरूरत नहीं पड़ी ना। तो कई बार फ्लो में हो सकता है मैं डिसोसिएशन की जगह वर्ड आयोनाइजेशन बोल जाऊं और आयोनाइजेशन की जगह डिसोसिएशन बोल जाऊं, बट मैं, और यही आपके साथ हो, यही क्वेश्चंस में भी हो सकता है आपको कभी मिले। डोंट मेक इट एन इशू, यूजुअली क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, इसको इशू मत बनाना। आपको एक बार पता चल जाना चाहिए डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का फर्क क्या है। होना दोनों में सेम चीज है, बस एक आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस पहले ही बने हुए हैं, और एक कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें आयंस भी बनाने पड़ते हैं वो। तो इस हिसाब से डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन टर्म को मैं फ्रीली अब यूज कर पाऊंगी। जब आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात देखी, स्ट्रॉन्ग और वीक, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आगे आप देखोगे, मैं कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल आपको लिखवा रही हूँ जो इस पूरे चैप्टर में कभी भी यूज हो जाएंगे। तो आपके पास अगर लिखा हुआ हो तो आपको एडवांटेज हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सारे सॉल्ट्स, इसके लिए प्लीज मेरी बुकलेट के 4-5 पेजेस फॉलो करेंगे, उसका एक एक वर्ड मैं यहाँ नहीं ले पाऊंगी, अदरवाइज एसिड बेसिस पे 3 लेक्चर लग जाएंगे, विच इज नॉट सजेस्टेड। आपको सारा बेसिक क्लियर करके बहुत से एग्जाम्पल्स और बहुत कुछ है जो बुकलेट में मिलेगा, वो आपको पढ़नी चाहिए जिनको कॉम्पिटिटिव करना है। जिनको एनसीईआरटी करना है उनका तो सब कुछ यही है। सॉल्ट्स जितने भी हैं, ऑल सॉल्ट्स, देयर आर एक्सेप्शन, एक दो हैं वो बुकलेट में मिलेंगी। सॉल्ट्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल NaCl, एग्जाम्पल KNO3, ये सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। कुछ एसिड्स लिख रही हूं मैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कुछ बेसिस लिख रही हूं मैं, NaOH, KOH, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। आई बारी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जनरली आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देखेंगे, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं मोस्ट कॉमन जो इस चैप्टर में यूज होना है CH3COOH। एक और वीक एसिड मुझे याद आता है ऑर्गेनिक का, HCN। एक और वीक बेस मेरे को याद आता है NH4OH। तो ऐसे एक और लिख देती हूँ, चलिए H2CO3। अब आगे आगे चैप्टर में आपको बहुत सारे वीक और स्ट्रॉन्ग मिलते जाएंगे, आप चाहें तो इस पेज में उनको ऐड करते जाइएगा फर्दर। बट जस्ट टू गिव अ स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्ट्स जितने मिलने हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे। मैंने कॉमनली यूज होने वाले लिख दिए। ऐसे ही ये हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मतलब था वीक इलेक्ट्रोलाइट का? अब मेरा ध्यान थोड़ा सा वीक की तरफ ज्यादा जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में मेरे को वीक इस्तेमाल करना है। वीक का मतलब था जो पूरी तरह डिसोसिएट ना हो सके, दिस, जिसमें इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है, यानी कि आपने लिए 100 मॉलिक्यूल पर इसमें से कितने गए? 5, और यहां ये कितना बना? ये भी 5 बने, ये भी 5 बने। तो क्या रिएक्शन रुक जाएगा? नहीं, और डिसोसिएट तो होता रहेगा। अब देखिए मैंने डिसोसिएट वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि ये कोवेलेंट है, लेकिन
जैसे ही छठा सातवां मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके आयंस बनाएगा, वैसे ही उधर से ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, दो इधर गए तो दो इधर आए, स्टैटिक हो जाएगा फॉर थर्ड पार्टी देखने वाले के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम चल गया। ये पूरा पढ़ के आप आ रहे हो केमिकल इक्विलिब्रियम में कि अब तो जी कांस्टेंट हो गई, कॉन्सेंट्रेशन रुक गई, लेकिन रिएक्शन चले जा रहा है। दिस इज व्हाट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज। अब मैंने 100 में से 5 निकाले, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे चुकी हूँ और मैंने आपको कहा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अ टर्म जो दोनों के बीच कॉमन है, केमिकल और आयोनिक। तो वो अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। अल्फा क्या था बच्चों? अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और मुझे 100 में से 5 का तरीका, लेमैन तरीका छोड़ के, परसेंटेज छोड़ के अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में बात करनी है, तो मैं क्या कहूंगी? 1 में से अल्फा जाएगा और यहाँ क्या होगा? अल्फा और अल्फा। 100 में से 5 तो 1 में से कितना? 0.05। यस, तो इसका मतलब 1 में से 0.05 गया उधर, 0.05 ये बना, 0.05 ये बना। तो मैंने 100 में से 5 लिख दिया एक आपकी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में मुझे अल्फा पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये अल्फा, फिर भी अगर मेरे को कोई कहता जी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100 दे रखी, तो क्या दिक्कत है, उसके बाद मैं कर देती ना, बात तो वही पढ़नी थी, एंड में कर देते। तो अब अल्फा को तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जिसमें डिसोसिएशन बहुत कम हो, मतलब अल्फा बहुत कम हो। तो अब अल्फा को दिमाग में चिपका लीजिए, तो मैं आगे बढ़ती हूं। तो उसके लिए अब अल्फा भूल ना गए हों आप लोग, तो अल्फा याद करना पड़ेगा ना मेरे को। तो व्हाट वाज अल्फा? सेकंड टेक ऑन अल्फा। अल्फा इज degree of dissociation. Its definition was, it is number of moles dissociated divided by total number of moles taken initially. कितने लिए थे, उसमें से कितने चले गए। जब टोटल नंबर ऑफ मोल से आप डिवाइड कर दे तो पर मोल ही आ गया, इसीलिए 1 में से कितने ये बात करते हैं। तो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद रखना, अल्फा का मतलब 1 में से कुछ निकलना। अल्फा का मतलब इज 1 में से कुछ निकलना। तो कोई मेरे से पूछे मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की क्या हो सकती है? 1, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए। परसेंटेज में कोई कहे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, तो क्या कहेगा सामने वाला? फ्री ले जाओ। तो फ्री के बजाय ज्यादा अच्छा साइंटिफिक टर्म क्या? 100% डिस्काउंट ले लो जी, जो कीमत है वही पूरी की पूरी फ्री। तो वही बात है, अल्फा मैक्सिमम क्या हो सकता है? अल्फा मैक्सिमम 1 ही तो हो सकता है। सो नाउ आई एम टेकिंग फैक्टर्स affecting degree of dissociation। ये टॉपिक डायरेक्टली नहीं है आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के लिए, लेकिन ये पता होना जरूरी है, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में ये हाथ, न्यूमेरिकल्स में ये हाथ डालेगा। एज सच ये टॉपिक नहीं दे रखा, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन शॉर्ट नेचर ऑफ। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट का टूटना। वो इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटेगा? अल्फा। अल्फा ज्यादा तो ज्यादा ब्रेक होगा, अल्फा कम तो कम ब्रेक होगा। तो वही बात आ गई ना। तो नेचर ऑफ सोल्यूट, आपने लिया क्या है, उसका अल्फा कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो पता हो आपने जो चीज ली है वाटर में डालने के लिए वो क्या है। अगर मैंने पहले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया बच्चों, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफाइन करके आई हूं, वो जो 100% डिसोसिएट हो, पूरा डिसोसिएट हो, तो अगर आपने ले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसका अल्फा इज मैक्सिमम, दैट इज 1, या मैं और बेटर लिख दूं, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो पहला क्वेश्चन है, इन चारों या पांचों या लिस्ट में से किस किस का अल्फा 1 होगा? जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने पीछे आपको लिखवाए, जैसे NaOH, जैसे HCl, जैसे NaCl, इन सब का अल्फा क्या होगा? 1। वापसी की गुंजाइश ही नहीं, जितना था सारा डिसोसिएट हो गया। मींस व्हाट?
वन में से वन डिसोसिएट होके सामने चला जाएगा और पीछे क्या बचेगा, 1 - 1 इज 0। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना, यही तो मतलब था पूरा डिसोसिएट होना, यानी अल्फा उसका 1 हुआ। लेकिन अगर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब आपको समझ आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने ढूंढे कैसे, क्या क्राइटेरिया था जो मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखवा दिया अपनी मर्जी से। जिस किसी भी चीज का अल्फा 1 से बहुत बहुत छोटा हो उसी को वीक कहते हैं, थोड़ा छोटा नहीं, बहुत बहुत छोटा हो उसी को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ज्यादातर 0.05, कितना छोटा है ये 1 से, एक रफ सा स्टैंडर्ड दे रही हूं आपको, ये वेरीफाइड नहीं है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा इसी के आसपास मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे। तो पहली चीज, अल्फा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट। आपने लिया ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया, उसका अल्फा 1 होगा। और आपने अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं तो उनका अल्फा 1 से बहुत बहुत कम होगा। दूसरा फैक्टर जो डिसोसिएशन को डिसाइड करता है कि कितना अल्फा होगा, भाई देखो जितना अल्फा होगा उतना ज्यादा टूट के वो फॉरवर्ड जा रहा है, ये भी मान के चलिए। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में मिक्स करके ही तो आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन हो रहा है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट का नेचर, यस व्हाई नॉट। आपको याद है अभी अभी मैंने आयोनाइजेशन प्रोसेस और डिसोसिएशन प्रोसेस जब समझाई तो क्या बताया, कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस होते नहीं है, ये वाटर है जो जबरदस्ती आयन क्रिएट करता है। तो यानी किसने करा है आयंस बनाने के प्रोसेस को काम, आयोनाइजेशन की किसने, इट्स द सॉल्वेंट विच फोर्स्ड द प्रोसेस। अपने आप तो HCl पड़े पड़े आयंस नहीं बना रहा था, फोर्स द प्रोसेस। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, ड्राई HCl गैस पे आप लिटमस लाओ कोई इफेक्ट नहीं होगा, वेट HCl होगी गैस तभी लिटमस पेपर पे इफेक्ट होगा, तभी H+ आयंस बनेंगे, वाटर नहीं तो H+ आयंस बनाने हैं आके। तो वही बात यहां आ गई, असली तो काम ये सॉल्वेंट का था जिसको हम इग्नोर करके कैसे चलें। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यस। अगर तो आपने लिए पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा से ज्यादा हो, पोलर सॉल्वेंट्स विथ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल्स एल्कोहल, और भी आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। ये सारे वो सॉल्वेंट्स हैं जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठीक ठाक है, और वाटर का तो सबसे ज्यादा है खैर। तो उन केसेस में अल्फा इज जनरली हाई, वो टूटेंगे ही टूटेंगे, क्योंकि वाटर जैसा, अमोनिया जैसा पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, कोई कोवेलेंट कंपाउंड है दो डिफरेंट के बीच में, अगर एक पोलर सॉल्वेंट आया, आप अपनी कॉपी में एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं जो समझाते वक्त हम लिखते हैं, पोलर सॉल्वेंट आया उसी की वजह से A+ और B- आयंस बनेंगे। तो जितना पोलर उतना ज्यादा अल्फा बड़ा होगा। तीसरा फैक्टर, अब छोटे छोटे रह गए, ज्यादा कुछ खास नहीं बचा इसके अंदर, कॉन्सेंट्रेशन। इसका डिटेल 12th में जाएगा, लेकिन इसके बारे में पता आपको प्रॉपर अभी भी होना चाहिए। सपोज आपने कॉन्सेंट्रेशन कर दी लो, व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन इन दिस चैप्टर, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और कुछ नहीं, ग्राम व्राम नहीं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन लो करने का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज किया होगा, बाय एडिंग सॉल्वेंट जैसे वाटर, बाय एडिंग पोलर सॉल्वेंट, ऑब्वियसली पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं वरना तो होना ही नहीं है ये काम, बाय एडिंग पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन लो हो रही है। तो वाटर का तो काम है आयोनाइजेशन करना, उसी को, उसी सॉल्वेंट को आपने बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, इससे आयोनाइजेशन इंक्रीज ही तो होगा, क्योंकि जो चीज आयोनाइजेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को बढ़ा रहे हो, आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा, मतलब अल्फा विल बी हाई। तो अगर आपको कहा जाए ना हम NaCl ले रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देती हूं, अगर ये लिख लिया हो, आई नीड टू चेंज दिस पेज, कि कॉन्सेंट्रेशन कम ली ना आपने, किसकी, सोल्यूट की, इलेक्ट्रोलाइट की, तो बल्ले बल्ले है ज्यादा ब्रेक होगा।
तो एक कंफ्यूजन होता है बच्चों में, अभी आप बच्चे हैं केमिस्ट्री में, कि NaCl ज्यादा ले लेंगे तो वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, कम लेंगे तो वो कम डिसोसिएट होगा, या कोई भी और पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। तो हैव अ लुक, अगर मैंने लिया यहां पर HCl, इसको दिया मैंने HCl, क्या मैं कोई और लेती हूँ, YHCl ओनली, बड़े कॉमन एग्जाम्पल छोड़ के ये वाले जो इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग हैं, CH3COH, इसका अल्फा कब ज्यादा होगा, जब आप इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो अल्फा विल बी हाई। ऐसा क्यों? क्योंकि CH3COOH, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो पोलर सॉल्वेंट चाहिए वो ज्यादा अवेलेबल होगा और ज्यादा इसको तोड़ने में कंट्रीब्यूट कर पाएगा हर तरफ से। इसीलिए if water is more, which is a solvent, और एसिटिक एसिड आप कम लेते जाओगे तो वो उतना ही ज्यादा टूटता जाएगा। सो किसी भी आगे के पूरे चैप्टर में देखना, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर मुझे ज्यादा डिसोसिएट करवाने की इच्छा है तो एक ही बात कहते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो कर दो। कॉन्सेंट्रेशन लो करने का मतलब कुछ बाहर निकालना नहीं है, एड मोर सॉल्वेंट, वॉल्यूम बढ़ा दो, पानी डालते जाओ, एड मोर सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट ज्यादा डाल दिया तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। पहले शायद 100 में से 5 टूट रहे थे, वाटर डालेंगे तो शायद 8, 10, 15, 20, 50 भी टूट जाएं। बढ़ाते जाओ वाटर, टूटते जाएंगे। तो सॉल्वेंट ही है जो इनको आयोनाइजेशन प्रोसेस कर रहा है। तो 3 हुए, आखिरी के 2 एक ही लाइन में, जिनका डिटेल आपके लेवल में अभी नहीं है, आगे आएगा, दैट इज टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे कोई भी बॉन्ड टूटना हमें पता है एंडोथर्मिक होता है। सिंस बॉन्ड ब्रेकिंग हम जानते हैं, थर्मो में पढ़ के आए हैं, बॉन्ड ब्रेक इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब बॉन्ड टूटना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब तो ली चैटलियर खुल के लगा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बॉन्ड और टूटेंगे। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज इन अल्फा, विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड लास्ट, कई बार आती है बात, इस चैप्टर में आगे आएगी, ये आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए तैयार किया जा रहा है आपको, क्या पता उसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज मौजूद हो पहले से सॉल्वेंट में, तो यानी अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर पहले से ही अदर इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से ही उस वाटर या सॉल्वेंट में, जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है इसलिए हम उसको ही ले रहे हैं, पहले से ही अगर कोई भी आयंस या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है तो वो पूरे चांस हैं अल्फा को सप्रेस कर सकता है। ये 2-3 क्लासेस बाद एक प्रॉपर टॉपिक आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट, तब लेंगे, अभी नहीं लिया जा सकता। इट कैन सप्रेस अल्फा, ये अल्फा को डिक्रीज कर सकता है और करेगा, और ये डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल होता है। बहुत, आप देखेंगे जितने भी कॉस्मेटिक्स आप यूज करते हैं, शैम्पू, फेस वॉश या डिटर्जेंट्स, कपड़े धोने के या बर्तन धोने के जो सोप बार्स हैं, उन सब में कॉमन आयन इफेक्ट आज की डेट में काफी यूज होता है। या टूथ कैविटीज जो बनती हैं उसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमिना है, वो सारा प्रॉपर एक दिन आएगा तब बात करेंगे, बफर्स वगैरह एंड ऑल। आज के लिए अल्फा क्या है और उसको कौन सी 5 चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। तो आज के बाद सपोज आपके पास एक काम मैं देती हूँ कि भाई मेरे को इस साबुन से हाथ धोने और इसमें ये वाला आयन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जो हार्श है मेरी स्किन के लिए, फर्श के लिए तो ठीक है, मेरी स्किन के लिए हार्श है, मुझे इसका अल्फा रोकना है, कम करना है। इन 5 में से कुछ भी आप मेरे को सजेस्ट कर दोगे, मैम अल्फा किस चीज से रुकता था, डिक्रीज होता था, वो कर देते हैं, या जिस चीज से इंक्रीज होता है उसको रोक देते हैं। तो अल्फा का सबसे बड़ा रोल है आयोनिक इक्विलिब्रियम में। तो ये 5 फैक्टर हर क्लास में इस्तेमाल होंगे, आपको आज मैंने लिखवा दिए। तो ये तो हुआ ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक जो लास्ट क्लास से चल रहा था और इस क्लास तक कंटिन्यू रखा। किसी को इतने में कोई इशू बताओ, फिर आज के आखिरी और लंबे टॉपिक को शुरू करती हूँ, दैट इज ऑल्सो थियोरिटिकल। एनी इशू, एनी क्यूरियोसिटी? बोलो जी काव्या। एक सेकंड, लास्ट स्लाइड पे शिफ्ट जी कर दो।
बिल्कुल जी, कर देते हैं, कर दिया। किसी को कोई इशू? और चलो लास्ट स्लाइड का तो हो गया, कहीं कोई मैम क्यूरोसिटी? एक बार कंसंट्रेशन ब्रीफ में करा दो। कंसंट्रेशन घटा दी आपने अगर, यानी मैंने एक बाल्टी पानी में, इमेजिन करो एक बाल्टी पानी में 1 किलो साबुन डाल दिया, सिंपल साबुन, मैं डिटर्जेंट नहीं बोल रही, डिटर्जेंट से आप कंफ्यूज ना हो, साबुन डाल दिया, सारा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डिसोसिएट करने, साबुन पड़े पड़े तो डिसोसिएट नहीं होता, आयंस नहीं बनते। सोप का मॉलिक्यूल आप 10th में पढ़ के आए, इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जब तक पानी नहीं होगा। मैंने एक बाल्टी पानी में 1 किलो साबुन डाल दिया, वो डिसोसिएट होगा ही नहीं पूरा, थोड़ा सा होगा, मुझे उसका डिसोसिएशन बढ़ाना है, मतलब अल्फा बढ़ाना है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू? साबुन बाहर निकाल दूंगी? नहीं, हम कंसंट्रेशन इस तरह से कम नहीं कर रहे कि साबुन बाहर निकाल दें। ऑलरेडी जो साबुन उस बाल्टी के अंदर है, मुझे उसका डिसोसिएशन इंश्योर करना है कि बढ़े, तो मैं क्या करूंगी? बोलते ऐसे ही है, कंसंट्रेशन लो कर दो। तो एक जो पढ़ा लिखा नहीं है केमिस्ट्री में, वो कंसंट्रेशन लो करने का मतलब क्या समझेगा? साबुन बाहर निकाल दो। और जो पढ़ा लिखा है वो कहेगा नहीं, आई वांट टू यूज दिस रिसोर्स, तो इसमें क्यों ना वाटर बढ़ा दो। व्हाट डू हैपन इफ आई इंक्रीज वॉल्यूम? n बाय v, कॉन्सेंट्रेशन इज दिस। जब केमिस्ट्री वाला कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है तो वो मोलैरिटी की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड की। वॉल्यूम बढ़ा दो, मतलब इसमें एक बाल्टी पानी जो था ना, इस एक बाल्टी पानी को एक टैंकर में पलट दो, उड़ेल दो, जहां पानी बहुत सारा होगा। करीबन 1000 लीटर का टैंकर लिया और वो एक बाल्टी पानी मैंने उसमें डाल दिया। मैंने साबुन नहीं बाहर फेंका, मैंने पानी कम से कम 100 गुना बढ़ा दिया, या जितने गुना भी बढ़ा दिया, व्हाटएवर। तो क्या होगा? अब वो सारा साबुन घुल जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा लगभग। हमें दिखने में तो सारा लगेगा, मैं माइक्रोस्कोपिक बात नहीं कर रही। सो लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहां पर ये 12th में कंटिन्यू होगी चीज, इंक्रीज डाइल्यूशन, वाटर बढ़ा दो। 12th में आप ये टर्म मैं अभी लाना नहीं चाह रही थी, बट चलिए कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो आएगी आएगी। डाइल्यूशन इंक्रीज कर दो। कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब कुछ भी बाहर निकालना नहीं है, कुछ अंदर डाल के ही आपको डाइल्यूशन इंक्रीज करना है। तो यस, जब जब आप सॉल्वेंट बढ़ाओगे, ये 11th में नहीं बताया जाता ऐसा क्यों होता है, ये सॉरी 12th में, ये 11th में ही बताते हैं, 12th में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पढ़ के आए हो। अल्फा बढ़ाने के लिए सॉल्वेंट बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट ही तो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस के लिए। सॉल्वेंट ने ये काम किया, वरना ये होना नहीं था। तो ये था अल्फा, और अल्फा को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम का बेस डाल दिया मैंने। जिस दिन आपके अल्फा के ये 5 फैक्टर्स हो गए, चैप्टर खत्म। ये मान के चलना इसी के चारों तरफ चैप्टर घूम रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए, इसमें आपको बोलने का बहुत मौका मिलेगा। क्लास 10th से उठा के ला रही हूँ और 11th में खत्म कर रहे हैं इसको। आर्हेनियस रेदर, व्हाट डू आई मीन बाय एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस को लेके जितना कुछ भी 2 साल में आना है, उसका सारा मैं आज कंप्लीट करा रही हूँ, वरना ये टॉपिक आधे घंटे का है। मैंने इसको 45 मिनट्स या 55 मिनट्स के हिसाब से टारगेट इसीलिए किया है कि 12th में आपको एसिड बेस नहीं पढ़ना है, इस हिसाब से तैयारी रखिए। कुछ छूट जाएगा आज तो अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी, बट पॉइंट इज, इस साल इस चैप्टर में एसिड बेस पढ़ने के बाद 12th में भी आपको एसिड बेस कम से कम 5 चैप्टर में आएगा। यू आर नॉट सपोज टू रेफर एनीथिंग, आपको आज इस लायक बना के छोड़ूंगी। अब ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स है इस चैप्टर का, ठीक है। आर्हेनियस एसिड और बेस, इस तरह से आपने 10th में पढ़ा हुआ है, वो बात करते हैं। यानी आज से 50-100 साल पहले जब एसिड और बेस के बारे में बात होनी शुरू, अभी हम इक्विलिब्रियम से टोटल हट गए हैं, भूल जाइए, अब हम बिल्कुल अलग तरह के एक चैप्टर में आ गए हैं, एसिड बेस, जो 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। एसिड बेस होते क्या हैं? सबसे पहले इसकी क्लासिकल, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या थी? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की कोशिश करी साइंटिस्ट आर्हेनियस ने फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसको हम कहते हैं आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने बड़ा सिंपल मंत्रा दिया एसिड बेस का, जो आप बच्चे बड़े अच्छे से जानते हैं। हर वो चीज जो प्रोटॉन डोनेट करती है, प्रोटॉन डोनर है, H प्लस रिलीज करता है, हर कोई सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट करता है इन एक्वस
सॉल्यूशन। क्लास 10th में ना इसका 2% देके छोड़ दिया तुमको कि जाओ घुस जाओ 11th में, बस अब देखना वो 2% क्या है। क्लास 10th में आप जानते हो हर वो चीज जो H+ डोनेट कर दे उसको बोलते हैं एसिड, हर वो चीज जो OH- डोनेट कर दे, रिलीज कर दे, प्रोड्यूस कर दे, जो भी टर्म आप यूज करते होगे उसको बोलते हैं बेस। गलती से भी इन एक्वस सॉल्यूशन मत भूल जाना, वही लिमिटेशन है, उसी वजह से इसको डिस्कार्ड किया गया, उसी की वजह से मेरे को दूसरे साइंटिस्ट के पास जाना पड़ा। आपको तो आर्हेनियस तक ही दिया है, लेकिन अब 11th में 3 साइंटिस्ट दखल देंगे यहाँ पे। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था कोई भी चीज अगर प्रोटॉन डोनेट करती है वाटर की प्रेजेंस में तो वो एसिड है, अगर वो OH डोनेट करती है वाटर की प्रेजेंस में तो वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो देना बनता है ना, HCl वाटर के साथ एज सॉल्वेंट है वाटर, पता ही है वाटर नहीं आयन बनाने, अब तो आपने देख ही लिया। तो अभी 15 मिनट पहले जो मैंने पढ़ाया ना वो टॉपिक पूरे आने के क्लियर में आपको बहुत हेल्प करेगा, और वो एज ऑफिशियल एक टॉपिक है ही नहीं आपके सिलेबस में। तो H+ वाटर ने मतलब वाटर ने क्या किया, इसके 2 आयंस बनाए H+, और दूसरी तरफ क्या बनेगा Cl-। हम तो ये मान के चल रहे हैं बिल्कुल सही, दैट्स व्हाई HCl इज एसिड। सिमिलरली कोई मुझे ये कह सकता है कि एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, एक मेरा इक्विलिब्रियम में मोटिव तो वीक को लेना ज्यादा है, फिर भी स्ट्रॉन्ग भी साथ लूंगी, स्ट्रॉन्ग को छोड़ नहीं सकते। एसिटिक एसिड भी वाटर के साथ क्या करेगा, एक H+ बनाएगा और एक CH3COO आयन बनाएगा, ये बना। ठीक है जी। According to Arrhenius, why HCl is acid? Because it is able to donate proton in presence of water. Similarly, why acetic acid is acid? Because it is able to donate proton in presence of water. ऐसे ही कोई बेस का एग्जांपल ले आती हूँ, मैं वीक बेस ले आती हूँ, NH4OH वाटर की प्रेजेंस में एक तो रिलीज करेगा NH4 पॉजिटिव, एक रिलीज करेगा OH नेगेटिव, तो हो गया बेस। डन जी, ये थी आर्हेनियस की डेफिनेशन। अब दुनिया जहान की कोई चीज उठा लाओ, क्लास 10th में आपने पढ़ा है जिसमें H रिलीज हो रहा है, H+ प्रोटोन वो एसिड, जिसमें OH- वो बेस। चलो जी, वो बात तो यहाँ खत्म हो गई। कमी क्या थी, बस यही था, तो फिर इसके लिए मेरे को क्या प्रॉब्लम आई, लिमिटेशंस। बहुत कमियां छूट गई इसके अंदर। लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट, सबसे पहला सवाल उन पे दागा गया, H+ is one of the smallest ion possible, is so small. इतने छोटे साइज पर पूरा complete +1 charge is highly unstable. It cannot exist on its own. H+ is so small that it cannot exist on its own. ये अपने आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आर्हेनियस को बोला गया, आपने कैसे बता दिया रिलीज करेगा, रिलीज करेगा छोड़ो, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सो इम्प्रूव इट। आर्हेनियस ने बाद में इसको इम्प्रूव भी किया, बट तब तक दूसरे साइंटिस्ट क्रेडिट लेने आ गए थे तो उनके जिम्मे गया। तो ठीक है, पहला लिमिटेशन तो ये हुआ। तो दूसरा फिर इमीडिएटली आर्हेनियस ने इसको, या कह लो हमने इसको मॉडिफाई करके क्या कहा, यस, H positive is so small it cannot exist on its own, therefore इसीलिए ये वाटर के मॉलिक्यूल के लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होके उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और बनाता है H3O+। एक ही वाटर अट्रैक्ट होगा नहीं, 2 3 4 कई वाटर्स आके, क्योंकि बहुत पावरफुल चार्ज है, बहुत छोटे साइज पे बैठा हुआ है, तो एक वाटर नहीं कई वाटर आके इसको सराउंड कर सकते हैं। 2 वाटर भी सराउंड कर सकते हैं, यस। जब इसको 2 वाटर सराउंड करेंगे तो क्या बनता, H5O2 पॉजिटिव। देख लो, मैंने 2 वाटर का फॉर्मूला पहले ऐड किया H4O2, फिर ये प्रोटोन ऐड कर दिया H5O2+। 3 वाटर भी ऐड हो सकते हैं, यस। ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन क्या आई, इस प्रोटोन को टेट्राहेड्रली 4 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं स्टेबलाइज करने में। 4 वाटर मॉलिक्यूल मतलब H8O4। अब इन चारों ने मिलके एक प्रोटोन को अपने ऊपर रखा हुआ है, संभाल के स्टेबलाइज करके। तो मुझे H9 लिखना पड़ेगा ना, H9O4 पॉजिटिव चार्ज। यानी आर्हेनियस के इस लिमिटेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट लाया गया, एक्चुअली में प्रोटोन एग्जिस्ट एज H3O+, यस,
It can exist as H9O4 plus, yes. It can exist as H5O2 plus, yes. 3 का भी बना लेंगे ऐसे, मैंने नहीं बनाया. और फिर just to save our energy, time, money, everything, we keep on writing बजाय H9O4 के अब हम H3O plus को यूज कर लेंगे, which indicate कि वाटर है उसको स्टेबलाइज करने वाला. इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. is a very common suffix in chemistry for positive. तो हम लोग तो जब when I was doing chemistry specialization, I am a hosteler, मैंने हॉस्टल में रह के ही सारी पढ़ाई करी है. तो we used to call जो हमारे मेस के एम्प्लॉयज या जो हमारे गार्ड्स और जो होते थे हॉस्टल के which were really positive, we used to add आफ्टर देयर नेम IUM. हमेशा हम नॉमेनक्लेट ही अपने आसपास वालों को, फ्रेंड्स को, सबको ऐसे ही कर देते थे, जो बहुत पॉजिटिव होता था ना, जो हमें बहुत पॉजिटिवली लेता था. वी यूज टू ऐड दिस सफिक्स टू देयर नेम EM. ठीक है, तो IUM इज EM, जो एक कॉमन केमिस्ट्री में पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है. तो इट इज हाइड्रोनियम आयन. तो ये नाम याद रखना. आर्नियस तो भाई फील कर गए इसी लिमिटेशन पे कि भाई तुम लोगों ने तो मेरी बात मानी नहीं है, लिमिटेशन डाल दिए, आई एम ऑफेंडेड. अब मैं क्या करूं, मैंने तो डेफिनेशन दे दी. तो जब फील कर ही गए तो हम उनको और लिमिटेशन भी बता देते. ठीक है, आपने एसिड बताया, प्रोटॉन डोनर, आपने बेस बताया, हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन डोनर, लेकिन बहुत सारे एसिड्स और बेसिस कवर नहीं हुए उनकी डेफिनेशन में. लॉट्स ऑफ एसिड्स and bases are not covered in this definition. जो कुछ टाइम बाद पता लगे कि भाई अमोनिया is a base, कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल के सारे ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, आप पढ़ के आए हो. अच्छा, सोडियम कार्बोनेट इतना बेसिक है, किसी को एसिडिटी हो जाती है तो कहते हैं जी सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन इनो, घोल के पी लो, 6 सेकंड में आराम आ जाएगा. तो वो भी तो बेस है. यस, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, हम जानते हैं एक मेजर पोल्यूटेंट है. ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स को आपको ही तो बताया गया होगा एसिडिक ऑक्साइड्स हैं. इस तरह के बहुत सारे केसेस आर नॉट कवर्ड अंडर हिज डेफिनेशन. फिर हो गई गड़बड़. तीसरा और आखिरी, टोटल धज्जियां उड़ा दी हमने आर्नियस कॉन्सेप्ट की. वो क्या? एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन क्या होता है. एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं ना. तो जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती क्या? आर्नियस से पूछा गया. अकॉर्डिंग टू आर्नियस, लो जी, आर्नियस ने जवाब दिया NaOH एक्वस मीडियम में लो, क्योंकि OH नेगेटिव तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से वाटर की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस हो रहा है, कर देते हैं जी. ऐसे ही HCl, दोनों को एक्वस मीडियम में लिया गया. इसने बेस बिहेव किया, इसने एसिड बिहेव किया, और ये रिएक्ट करके बनाता है NaCl और साथ में H2O. ये होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन. बिल्कुल ठीक. यानी आर्नियस ने न्यूट्रलाइजेशन के लिए वाटर की हेल्प ली. भाई जब वो एसिड बेस बताने के लिए वाटर की हेल्प ले रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन की तो लेनी ही पड़ेगी. तो अकॉर्डिंग टू आर्नियस, न्यूट्रलाइजेशन वाज OH और H का मिलना. एक्चुअली एसिड और बेस का कोई रोल नहीं था उसके अंदर. उसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव का वाटर बनना वाज एक्चुअली अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये हम ये उनको लिमिटेशन क्यों दे रहे हैं? हम उनको ये लिमिटेशन दे रहे हैं कि फिर इसको क्या बोलोगे? अमोनिया एक बेस. वो बेचारे अमोनिया को बेस नहीं बता पाए तो हमने उसी में घेर लिया. HCl एक एसिड, बिना वाटर के भी जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या नहीं है? एक्सप्लेन इट. ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस रिएक्शन एज न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये अमोनिया और HCl के बीच भी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि ये एक बेस है, ये एक एसिड है, दैट टू विदाउट वाटर. आर्नियस ने कहा था न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज नथिंग बट H प्लस और OH माइनस का कॉम्बिनेशन. न्यूट्रलाइजेशन में जो भी कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि H प्लस और OH एक दूसरे को आके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. भाई जिनमें H प्लस और OH माइनस है ही नहीं, उन एसिड और बेसिस में फिर न्यूट्रलाइजेशन क्या है? आर्नियस वाज हैविंग नो आंसर टू इट, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में तो वो कवर ही नहीं हुआ ना. तो इसीलिए आर्नियस वाज नो वे रॉन्ग.
Arrhenius was too much restricted to a certain class of acids and bases. बस Bronsted-Lowry concept of acid base इन्होंने और बेटर दिया, और ज्यादा बेसिस और एसिड्स को कवर किया. इनकी डेफिनेशन क्या थी बच्चों? अगर कोई स्पीशीज प्रोटॉन डोनर है तो उसको कहोगे एसिड, यानी कि सेम एज आर्हीनियस. अब मेरे घर में बड़ा शोर हो रहा है यार. चलिए, आई होप आप लोगों तक ना आ रहा हो. अगर कोई चीज प्रोटॉन डोनर है तो वो एसिड सेम एज आर्हीनियस. लेकिन बेस की डेफिनेशन इसने बदल दी. अगर कोई चीज प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो इसने OH नेगेटिव गायब ही कर दिया. ठीक है, OH नेगेटिव इज रूल्ड आउट ऑफ द डेफिनेशन. अगर कोई चीज प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो बेस. आसान कर दिया इसने डेफिनेशन को कि एसिड और बेस के लिए एक ही स्केल है, प्रोटॉन. कोई चीज प्रोटॉन डोनेट कर रही है वो एसिड, कोई चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है वो बेस. यानी मैं अभी से एक बात तय कर दूं, ये स्कूल के फेवरेट क्वेश्चंस हैं. ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आल्सो. यस, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम है. मैंडेटरी है, हर ब्रॉन्स्टेड एसिड वही है जो आर्हीनियस के हिसाब से भी एसिड है. बट फॉर बेस इट इज नॉट ट्रू. क्या पता, देखते हैं. बिल्कुल इट्स नॉट सेम. ये आर्हीनियस से सेम नहीं था. तो अक्सर आता है क्वेश्चन, जस्टिफाई दैट ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर कंपल्सरी ब्रॉन्स्टेड एसिड आल्सो, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू फॉर, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर बेस. एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बेस में आर्हीनियस कहता था वो चीज बेस है जो OH नेगेटिव डोनेट करे, और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कहते हैं, पता नहीं OH डोनेट करे या ना करे, उसे तो कर दो साइड में. हर वो चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस. टोटल विचार बदल दिए हमारे. तो अब आर्हीनियस सीन में भी मत लाना, सिवाय इसके कि ब्रॉन्स्टेड एसिड और आर्हीनियस एसिड भाई भाई है, सेम. अब मैं ब्रॉन्स्टेड ही है सबसे लंबा. जैसे ही ब्रॉन्स्टेड खत्म हो जाता है फिर मेरे पास सिर्फ लुईस रहता है और खत्म क्लास. आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल नहीं लाने वाली, क्योंकि आज आपका थियोरेटिकल फ्रेम बनाना है, मैंने माइंड का थियोरेटिकल टॉपिक घुसाना है. तो इसका एग्जांपल दो जी. ऐसे कैसे मान ले ब्रॉन्स्टेड-लॉरी को? तो एग्जांपल देते हैं. HCl, अगेन इसने भी वाटर का यूज किया या नहीं किया वो आपने ऑब्जर्व करना है. किया, लेकिन अभी देखोगे तीसरी इक्वेशन से सीन बदलने लगेगा. HCl plus H2O gives H3O positive plus Cl negative. ये दिया. अब बहुत ध्यान देना बच्चों, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन, आर्हीनियस बीच में लाए तो सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, मत लाना. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से मैं देखूं तो HCl ने क्या बनाया है? Cl नेगेटिव. ध्यान दो, इसने H प्लस रिलीज किया है, ये H प्लस डोनर बना है, तो ये क्या बना होगा? सर्टेनली एसिड. तो इट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड. H2O को क्या करना पड़ा? H2O को वही प्रोटॉन जो HCl ने डोनेट किया एक्सेप्ट करना पड़ा. तो मैं इसको कह सकती हूं प्रोटॉन एक्सेप्टर. प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये क्या बना होगा? ये बना होगा बेस. यानी सीधी सादी बात मुझे यहाँ ये पता चल गई, HCl अकेला एसिड नहीं है. कोई भी चीज अकेली एसिड नहीं है. वो बॉटल में बंद है तो बंद है. जब तक उसको कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला नहीं मिलेगा वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता. बैठे अपने घर में, हम कहते हैं ना एसिड हो गए अपने घर में, जब तक आपको हम कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं देंगे यू कैन नॉट बिहेव एज एन एसिड. सो प्रोटॉन एक्सेप्टर के बिना प्रोटॉन डोनर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. तो why HCl is acid according to Bronsted? Because it is donating its proton to this. अब प्रोटॉन किसको डोनेट हो रहा है वो भी स्पेसिफाई करना बता दिया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने. एक कदम आगे बढ़ गए. And why H2O water is behaving as a base here? Because it is accepting proton from acid. ठीक है जी. तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अब मैं लिख रही हूँ. हैव अ लुक. HCl plus H2O gives H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. आप अपने हिसाब से एसिड बेस आइडेंटिफाई करते जाओ और लिखते जाओ. मैं एक साथ कुछ दिखाऊंगी आपको. तो मैं एक NH3 भी ले आऊं. खाली HCl से कब तक मेरा काम चलेगा? NH3 को वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ? तो क्या चीज बनी? हैव अ लुक. NH4
पॉजिटिव। अमोनिया ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया वाटर से, और वाटर से जब एक प्रोटॉन निकल गया तो OH नेगेटिव। देखिए फिर से NH3 H2O। जब तक मेरे को प्रोडक्ट नहीं पता मैं नहीं बता सकती। ब्रॉन्स्टेड लॉ में मेरे को प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट मैंने देखा तो H2O से तो आपने H+ निकाल लिया। बिल्कुल जी, किसने निकाल लिया? अमोनिया ताकतवर था, उसने कहा गिव मी योर H+, और तो जी मैं तो खुद देने को तैयार हूं, पकड़ो H+। तो NH4 पॉजिटिव बना। हैव अ लुक एट इट। इस कपल को देखिए और इस कपल को देखिए, दोनों में क्या चीज नजर आ रही है? एक ने प्रोटॉन छोड़ा, दूसरे ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो अब मैं एक और दिखा रही हूं आपको, HCl प्लस NH3, नो वाटर। आर्हेनियस की लिमिटेशंस को हमने उड़ाना शुरू कर दिया, वाटर के बिना। तो वाटर के बिना मैंने अब इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी यहां बना NH4 पॉजिटिव। NH3 ने तो फिर प्रोटॉन मांग लिया, HCl तो आया ही उस ताक में था, कोई मेरे से प्रोटॉन ले ले, कर दिया। अब फिर से इस कपल को देखो और इस कपल को देखिए, एंड एक और बना रही हूं, CH3COOH और इसके सामने वाटर H2O। इससे क्या हुआ? CH3COO नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। ये भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है मेरे को। अरे यार क्या कर दिया मैंने, सॉरी। प्लस H3O पॉजिटिव। फिर से वही बात, एक ये कपल दूसरा वो कपल। लास्ट एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, आयंस को भी इस डेफिनेशन ने कवर कर लिया। जैसे कार्बोनेट के सामने आप अगर वाटर ले आए, कार्बोनेट इज डेस्परेट टू एक्सेप्ट 2 प्रोटॉन्स और 1 प्रोटॉन व्हाटएवर। सो अब इन सारे रिएक्शंस में 2 बड़ी बातें मेरे को देखने को मिली जो कि आर्हेनियस की लिमिटेशंस थी। एक तो बिना वाटर के भी एसिड बेस की बात आ गई। हैव अ लुक, देयर इज नथिंग लाइक वाटर। ऊपर वाले 2 में तो मैं कह सकती थी वाटर है, लेकिन बिना वाटर के भी मैं एसिड बेस रिएक्शन डिफाइन करूंगी अभी। और सिवाय न्यूट्रल कंपाउंड्स के मैं अब आयंस को भी एसिड बेस की कैटेगरी में डाल पाऊंगी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपकी कॉपी में अब इन सभी रिएक्शंस में नीचे लिखा हो A स्टैंड्स फॉर एसिड, B स्टैंड्स फॉर बेस। कौन सा एसिड है जिसने प्रोटॉन दूसरे को दिया? आज का टेस्ट में आधे क्वेश्चन ब्रॉन्स्टेड। और इसमें कौन सा बेस होगा? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। NH3 ने देखो एक H+ एक्सेप्ट करके क्या बनाया? NH4 पॉजिटिव। तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ना, तो ये क्या हुआ? बेस। जिसने प्रोटॉन दिया वो क्या हुआ? एसिड। यानी वाटर जब चाहे मन करे बेस बन रहा है, जब चाहे मन करे एसिड बन रहा है। यस, ऐसा भी होता है। वाटर बेस भी बन सकता है, वाटर एसिड भी बन सकता है। सामने वाले पे डिपेंड करता है वो उसको क्या करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो मैं वाटर को उड़ा के देखूं तो HCl का NH3 से रिएक्शन कराया तो HCl was more powerful in releasing proton. It released proton and ammonia has to accept it because it has tendency also. तो HCl क्या बना बच्चों? एसिड। NH3 क्या बना बच्चों? बेस। ऐसे ही CH3COOH में देखो, इसमें अगर मैं देखना चाहूं तो CH3COOH ने क्या किया? अपना प्रोटॉन वाटर को दिया, तो इसके नीचे लिखो एसिड, इसके नीचे लिखो बेस। सिमिलरली कार्बोनेट में देखो, CO3 नेगेटिव ने क्या किया? इसने अपने आप को एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करवाया। किससे? H2O से। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? बेस। प्रोटॉन डोनर क्या होता है? एसिड। तो वाटर दोनों तरह से एक्ट कर रहा है। तो इश्मिन अब दिख रहा है स्क्रीन साथ साथ चल रहा है? क्योंकि अब मैं आज की क्लास का इस टॉपिक का मेजर चीज लेने वाली हूँ, वो क्लियर होगी तो मेरे को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा टेस्ट और टॉपिक के हिसाब से। अगर आप सबके पास ये लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैं कहती हूँ बुलेट्स। बुलेट नंबर 1, इस डेफिनेशन ने, बस यही थी डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड लॉरी की। इस डेफिनेशन ने not only molecules
बट आयोनिक स्पीशीज को भी अभी अब तो मैं क्या करूं मतलब मेरी तरफ से चल रहा है, बट वेट कर सकते हैं आप, सुनते रहो तब तक। हाँ, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिखते रहो, सिंस थियोरेटिकल तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर अब आपकी साइड या मेरी साइड किसी एक साइड है, बट जब कुछ को दिख रहा है साथ साथ तो मुझे लगता है फिर आप ही की साइड है, तो करते हैं बियर इसको। मैं अपनी स्पीड भी स्लो रखूंगी। नॉट ओनली मॉलिक्यूल्स बट आयंस ऑल्सो कैन बी एसिड और बेस। पहली बार ये बात भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से आई, हाइलाइट्स ऑफ दिस डेफिनेशन लेके आ रही। सेकेंड बुलेट, कोई भी एक सब्सटेंस जैसे वाटर, इट कैन बी एसिड as well as base, both depends on सामने क्या है। तो आप लोग जो एसिड और बेस दोनों बिहेव कर लेते हैं, क्या नाम देते हो उसको? प्रखर, भव्या, दिव्यांशी? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, बिल्कुल सही। आप लोग इसको पढ़ के आए हैं, एम्फोटेरिक, बिल्कुल सही। लेकिन ब्रॉन्स, आपने एम्फोटेरिक पढ़ा, एक जनरल ब्रॉडर टर्म, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी का क्या लालच है भाई? नाउ टॉक इन टर्म्स ऑफ माय डेफिनेशन। तो उनकी डेफिनेशन में बात करूं तो इसी एम्फोटेरिक को आज के बाद अगर एम्फीप्रोटिक कहा जाए तो बुरा ना मानना आप लोग, याद रखना, जो प्रोटॉन ले भी सके प्रोटॉन दे भी सके, प्रोटॉन की टर्म्स में। बस ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपना लेबल देने के लिए एम्फोटेरिक को एम्फीप्रोटिक भी कह दिया, और अच्छे क्वेश्चन में एम्फीप्रोटिक पकड़ा जाएगा। तो H2O या कोई भी ऐसी चीज अभी दिखाऊंगी मैं आपको जो दोनों बिहेव कर सके इन जनरल, ज्यादातर वाटर ही उसका एग्जांपल आता है, उसको एम्फोटेरिक जो कहते थे, एम्फीप्रोटिक कहने का भी अब जज्बा रखिएगा कि प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है, लूज भी कर रहा है। तीसरी हाईलाइट क्या थी इस डेफिनेशन की? नाउ it is not restricted to, it is not restricted to aqueous solutions। अब वाटर की जरूरत कंपलसरी नहीं थी, ठीक है, वाटर वाले केसेस भी इससे हो रहे थे, बिना एक्वस सोल्यूशन के भी। अब वाटर का क्या रोल? अब तो इसने कहा प्रोटॉन छोड़े और प्रोटॉन ले, वाटर का कोई रोल नहीं। ठीक है, ओके जी। इसके बाद एक और हाईलाइट मैंने आपको क्या बताई इसकी? फॉर अ बेस, किसी भी चीज को बेस बनने के लिए, फॉर अ बेस OH नेगेटिव इज नॉट असेंशियल। आज के बाद से आप लोग भी बेस को कैसे देखेंगे? OH नेगेटिव रिलीज होता है, ठीक है, उससे 8-10 चीजों को आप बेस बता पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ 100 के करीब हैं आपके सामने, तो जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्टेंस है वो भी बेस है। तो OH नेगेटिव इज नो असेंशियल fact now. Other facts are also there. One of the last highlight of this definition and the most important, एसिड तभी एसिड की तरह बिहेव कर पाएगा, एसिड तभी एसिड की तरह बिहेव कर पाएगा जब सम प्रोटॉन एक्सेप्टर is nearby, is ready to accept। अगर आसपास कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है तो एसिड अपने घर बैठे, वो एसिड नहीं है। बॉटल में पड़ा हुआ एसिड आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन जैसे वो एसिड आपके हाथ पे गिरेगा, आपके हाथ की स्किन के सेल्स आर गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, वो इमीडिएटली उस प्रोटॉन, क्योंकि वाटर है ना आपकी बॉडी में 80%, तो वो वाटर क्या कर लेगा? HCl को, H2SO4 को देखते ही प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सटेंसिव हीट इज प्रोड्यूस्ड और वो सबको जला देती है। H3COOH प्लस H2O। अब मैंने क्यों ये इक्विलिब्रियम का साइन लगाया? क्योंकि मैं पढ़ा के आई हूं ये वीक एसिड है, ये पूरा नहीं डिसोसिएट होगा, 5-7% मैक्सिमम डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट हुआ, इसने CH3CO नेगेटिव बनाया, और जो H+ बनाया वो लेने के लिए वाटर बैठा हुआ था और उसने हाइड्रोनियम आयन बना दिया। एसिटिक एसिड क्यों एसिड था? बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेंट, नॉट एक्चुअली सॉल्वेंट, आई शुड नॉट राइट इट नाउ सॉल्वेंट, ये कोई सॉल्वेंट का रोल थोड़ी प्ले कर रहा है, ये एक बेस का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, यही एसिटिक एसिड बेंजीन के सामने क्या करेगा? C6H6। बेंजीन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, बैठा रहे एसिड,
अपने घर, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो इस केस में इट्स नॉट एन एसिड, ये एसिड है ही नहीं फिर। तो एसिड होना ना होना भी इस बात पे डिपेंड करता है सामने कोई चीज हो तब। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की हाइलाइट्स थी। तो जैसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी मुझे पढ़ाया गया, एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई। ठीक है, NH3 जो है वो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, फॉर श्योर, जेन्युइन रीजन है जी, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। अब जो मैं कहूं जरा वो साइड देखना। इस डेफिनेशन की एक बहुत बड़ी हाईलाइट अब आपको दिखा रही हूं जो अब तक टच नहीं करी। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, अगर आप ध्यान दो, जहां अभी तक ध्यान नहीं ले जाएगी और अब तक ये नहीं समझ में, इस चैप्टर में क्यों पढ़ा रही हो ये, रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो एन एसिड बेस रिएक्शन, ये लाइन लिख लेना। रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी एक एसिड बेस रिएक्शन ही है। ध्यान ही नहीं दिया अब तक हमने, अब ध्यान देते हैं। अभी तक आप चल रहे थे बच्चों मेरे कहने पर फॉरवर्ड साइड में, अब जरा मेरे कहने पे रिवर्स देखना शुरू करो। रिवर्स का मतलब क्या है? रिएक्टेंट कौन से हो गए? जो प्रोडक्ट थे। देखना जरा, NH3 रेदर NH4 पॉजिटिव से अगर रिवर्स हो रहा होता तो NH4 पॉजिटिव से क्या बन रहा होता? NH3। तो NH4 पॉजिटिव क्या बिहेव कर रहा है? प्रोटॉन फेंक रहा है उठा के बाहर, Cl को दे रहा है, वापस अपना NH3 पे आ रहा है। तो रिवर्स में भी अगर मैं देखूं तो एक स्पीशीज तो प्रोटॉन फेंक रही है जिसको मैं कहूंगी बेस, सॉरी एसिड। प्रोटॉन जो डोनेट कर रही है NH3 के लिए, बेस ही बेस ध्यान आता है। रिवर्स में अगर मैं बात करूं, NH4 पॉजिटिव क्या कर रहा है? NH4 पॉजिटिव रिवर्स रिएक्शन होता तो ये यूं जा रहा है, if I am focusing mainly on reverse for right time, so ये जो है रिवर्स जा रहा है। रिवर्स रिएक्शन में NH4 पॉजिटिव क्या बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और Cl नेगेटिव क्या कर रहा है? Cl नेगेटिव इससे प्रोटॉन लेकर वापस से क्या बना रहा है? HCl बना रहा है। तो लेट मी यूज डिफरेंट कलर्स। ठीक है जी, तो Cl नेगेटिव ने क्या किया? रिवर्स में काम, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बेस बना लिया। तो अगर मैं देखूं तो रिवर्स में भी एसिड बेस चल रहा है, फॉरवर्ड में भी एसिड बेस चल रहा है, दोनों ही डायरेक्शन में एसिड बेस रिएक्शन चल रहा है। अब अगर आप इसमें देखिए, जो मैं इतनी देर से आपको कपल दिखाना चाह रही थी, NH3 और NH4 पॉजिटिव को अगर मैं कहूं नहीं आता हमें एसिड बेस कॉन्जुगेट वर्ड, जो भी मैम ने बताया, कुछ भी नहीं आता, आई डोंट नो एनीथिंग इन दीज थिंग्स, इसमें मुझे कुछ नहीं पता था। तो कोई आपको बिल्कुल बेसिक पूछता, अमोनिया और NH4 पॉजिटिव, इस कपल में कॉमन क्या है? व्हाई आई हैव यूज्ड द वेरी ऑकवर्ड वर्ड कपल फॉर इट। कुछ कॉमन है, किसी एक चीज से जुड़े हुए हैं। कपल किसको कहते हैं? जिनमें कुछ कॉमन हो, किसी चीज से जुड़े हुए हो। सो NH3 और NH4 पॉजिटिव, दे आर कपल बिकॉज दे आर शेयरिंग वन H प्लस इन कॉमन, एक H प्लस इनमें कॉमन है। ऐसे ही HCl और Cl नेगेटिव भी एक कपल है बिकॉज दे हैव डिफरेंस ऑफ ओनली H प्लस। तो लेट मी राइट अ न्यू वर्ड फॉर अस एंड दैट इज कॉन्जुगेट। तो अब जहां से छोड़ा था बेसिकली मैं वहीं से उठा रही हूं चीजों को। ठीक है, हैव अ लुक, अब ज्यादा बचा भी नहीं है। कॉन्जुगेट नया वर्ड दे रही हूं। व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? मैंने कपल वर्ड दिया जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या दिया? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? ये डेफिनेशन आती है, लिख लो। अ पेयर ऑफ सब्सटेंस, कुछ भी है वो, कुछ मत उसके लिए प्रीसेट बनाओ, कुछ भी प्रीसेट बनाया मारे जाओगे, विच डिफर बाय प्रोटोन ओनली। इस पे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। जिन दो चीजों में सिर्फ एक प्रोटोन का डिफरेंस है ना, उन्हें आंख बंद करके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कह दो। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा? विच डिफर बाय प्रोटोन ओनली। फिर तो मैं कह सकती हूं NH3 एंड NH4 पॉजिटिव, is it conjugate acid base pair? Yes. फिर मैं ये भी कह सकती हूँ HCl and Cl negative, is it conjugate acid base pair? Yes. तो जिसमें भी एक H प्लस
ये प्लस मत भूलना, धोखा देंगे हम इसमें तुमको। जिसमें भी H प्लस का डिफरेंस हो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। क्यों पढ़ा दिया हमको? अच्छा खासा चल रहा था, सिंपल सी डेफिनेशन थी, सब हो गया था, क्यों पढ़ा दिया अब समझते हैं। अब उसमें मेरे पास क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ढूंढवाना है मैंने पहले आपको, तो उसके लिए जो मैम बता रहे थे वही चीज प्रॉपर हाईलाइट फिर से कर दूं। कोई चीज जब एसिड बनती है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है, वो प्रोटॉन छोड़ देता है और जो उसका बचा खुचा है वो बनता है कॉन्जुगेट बेस। ये दोनों कहलाते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब, एसिड माने क्या? एसिड माने प्रोटॉन डोनर, और बेस मतलब क्या? बेस मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर। आई होप अब सबको क्लैरिटी होगी जो मेरी स्क्रीन और वॉइस का इशू था। तो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर आपस में एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस रखे हुए हैं, इसी प्रोटॉन से जुड़े हुए, ये दो दो चीजें इसी एक प्रोटॉन से जुड़ी हैं, तो इसलिए हमने इनको पेयर कह दिया। नाउ मेरे को एक चीज अब ढूंढ के बताना आप, ये एक इक्वेशन लिख रही हूं या मैं ढूंढ रही हूं, मेरे साथ साथ आप भी कोऑपरेट करिए, ढूंढिए, और मैं गलत करूं तो ढूंढना गलती। H3O positive plus Cl negative. Why I have used word couple? क्यों जरूरी पड़ा मेरे को couple word यूज करना? क्योंकि we know that couple share something, और यूजली हम कहते हैं उनका नाम सेम होता है, नाम मिला के एक बना दिया जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ किया गया। अगर ये था एसिड और ये था बेस, क्लियर है, दिख रहा है ये एसिड है ये बेस है, इस एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? ये। अब इस इक्वेशन में ध्यान दो तो दो दो बेस हो गए। अब मुझे क्या पता कौन सा फॉरवर्ड का बेस है कौन सा बैकवर्ड का बेस है? फॉरवर्ड वालों को नंबर दे दिया, जैसे इस कपल का सरनेम एक ही रखना है, नाम एक ही रखना है मिला के मेरे को, तो इस कपल का नेम मैंने रख दिया 1। तो अब मैं इसको बेस 1 नहीं कह सकती, बेस 1 मेरे को इसको कहना पड़ेगा, तो इस बेस को क्या कहूंगी? 2। ठीक है, और इसको, ये क्या बना? बेस मतलब क्या? बेस मतलब जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर गया, बेचारा कर लिया इसने एक्सेप्ट, जैसे ये रिवर्स साइड में मूव करना शुरू करेगा तो ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन वापस दे देगा, Cl को रखो अपना प्रोटॉन अपने पास, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एसिड 2। तो भाई ये एसिड 1 बेस 1 जस्ट फॉर एन एग्जांपल गुप्ता कपल है, और बेस 2 और एसिड 2 शर्मा कपल है। तो ये कपल जो है ये 2, दिस मींस एसिड बेस पेयर, इसको इसी तरह से आपको इंडिकेट करना है। तो आपसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पूछें तो आपको अब पता होना चाहिए दोनों का प्रोटॉन कॉमन हो, लेना देना चल रहा हो, तो दैट इज बेसिकली कपल एसिड बेस पेयर। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको दिखाऊं तो अब आप ये मान के चलिए जो एसिड 1 है ना, चुपचाप उससे बनने वाले प्रोडक्ट को बेस 1 कर देना, ऑटोमेटिकली वो कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड मतलब रिवर्स वाला, सी और लगा दो सामने ताकि रिवर्स वाली फील रहे। अब इस पे क्वेश्चन किए बिना मजा नहीं आता है, इसकी क्लैरिटी नहीं आती। तो चलिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपके सामने लाती हूँ, कुछ स्पेशल है इस एग्जांपल में। HClO4, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपने अभी तक सुना भी नहीं है, ये वो आपकी जिंदगी में 3 ही एसिड हैं, HCl, HNO3, H2SO4, उससे बाहर निकाल रहे हैं आज आपको। इट इज पर क्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं पर क्लोरिक एसिड, इनके डिटेल्स 12th में आएंगे। इसके सामने मैं ले आई सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों वो एसिड है जो डे टू डे लाइफ में आप तेजाब के नाम से जानते हैं, जो एसिड एक्सीडेंट्स में आप देखते हैं या एक क्राइम के तौर पे जो ये एसिड यूज होता है, ये वो वाला एसिड है H2SO4। ये वन ऑफ द वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड्स आई नो। मुझे बताना इस इक्वेशन में कौन सा एसिड कौन सा बेस, अगर मैं आपको प्रोडक्ट दे रही हूं तो आई नीड टू नो विच स्पीशीज इज बिहेविंग एज एसिड। टेल मी। आई एम नॉट फॉलोइंग चैट बॉक्स राइट नाउ, माइक ऑन करके बताओ, और ममता यू सी द चैट बॉक्स। सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें या परक्लोरिक एसिड है? कौन सा एसिड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? मैं तो दोनों को ही एसिड के नाम से जानती हूं।
बट दोनों एसिड नहीं है, विच इज बिहेविंग एज परक्लोरिक एसिड। एब्सोल्युटली, परक्लोरिक एसिड। बिल्कुल सही। तो आज आप ब्रॉन्स्टेड लॉरी का भला मानिए कि जिनकी वजह से हमें पता लग गया सल्फ्यूरिक एसिड भी बेस की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि उससे ताकतवर उसके सामने आ गया। ये है एसिड 1, इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस 1। सी हटाने के लिए ही 1 लगाया गया। आप बुक्स में क्वेश्चंस में सी नहीं लिखा देखेंगे, हेल्प थोड़ी करेंगे आपकी कॉन्जुगेट लिख के, B1 लिखा देखेंगे। और इसके आगे B2, इसके आगे एसिड 2। यानी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जो मैं आज तक सोचती आई हूं एसिड ही है, बंदे को जला दे जो, वो भी बेस बन सकता है। यस, वो भी बेस बन सकता है, और वो तब बेस बनेगा जब उसके आगे कोई उसका स्ट्रॉन्ग खड़ा हो जाए, यानी इट्स अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। तो ये मेरे पास अब मुझे पता लगता है कि भाई H2SO4 भी जरूरत पड़ने पर एम्फीप्रोटिक बिहेव कर सकता है। मेक श्योर यू शुड नो दिस, एम्फीप्रोटिक। तो अब मेरे पास ये बात आ गई क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आज के टेस्ट में सबसे ज्यादा कवरेज इसी की है। मेरे को कहा जाएगा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट, जो भी ममता मैम आपको करवा रहे थे डीपीपी से, राइट कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो मेरे साथ साथ लिखिए। फर्स्ट आपको दिया गया HF, मुझे किसी का कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो क्या मानना है, एग्जैक्टली यही लाइन ममता मैम बोल रहे थे। सोचो ये एसिड, उसको चाहे तुम्हें वो एसिड लगता हो या ना लगता हो, साइड में रख देना इस बात को। सीधे ये सोचना जिस चीज का कॉन्जुगेट बेस मेरे को बनाना है उसे तो मेरे को एसिड मान के चलना पड़ेगा। आई एम फोर्स टू डू। कॉन्जुगेट बेस एसिड से बनता है। तो HF, तो चुपचाप मैंने माना अच्छा HF का कॉन्जुगेट बेस बनाना है ना, मतलब इसको एसिड बिहेव करवाना है। इसको एसिड बिहेव करवाना है तो H+ छोड़ देगा, और क्या निकालेगा साथ में एक एनायन, F नेगेटिव। ये है मेरा आंसर। ये है स्कूल के एक क्वेश्चन, 3 पार्ट्स दिए होते हैं, राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑल। तो HF का कॉन्जुगेट बेस क्या लिखोगे, F नेगेटिव। ऐसे ही मैं आपको कह दूं, जो ममता मैम पूछ रहे थे अभी आपसे, H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। यहां ध्यान रखना प्लीज, जल्दबाजी में दोनों H निकालने की जरूरत नहीं है जब तक कहा ना जाए। पहले एक ही H निकालो, 1H, और फिर HSO4 नेगेटिव। ये हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। जिस भी चीज का कॉन्जुगेट बेस पूछा है चुपचाप उसे एसिड मान के चलो, एक प्रोटॉन निकालो, जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। क्लियर इतना। अब ये मैंने एक पार्ट कराया, ये रहा दूसरा पार्ट। डिसाइडर विल बी तीसरा पार्ट। आपको क्लैरिटी आई कि नहीं, वो तीसरा पार्ट मेरे लिए डिसाइडर बनेगा। इफ आई से H, किसी का माइक ऑन हो रहा है, एनीथिंग, कोई बात नहीं, इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो मेरे को बिना दिमाग लगाए इसको एसिड मानना पड़ेगा कि एसिड की तरह बिहेव किया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। फिर सोचेंगे बाद में देखेंगे कुछ गड़बड़ हुई तो। H+ निकलवाया और क्या बना, CO3 2 नेगेटिव। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस आप क्या रिपोर्ट करोगे, ये रिपोर्ट करोगे। और अभी के अभी देख लो, मैं कहूं इसका क्वेश्चन बदल दिया अब मैंने। वो क्वेश्चन ओवर। पहला क्वेश्चन क्या था, राइट कॉन्जुगेट बेसिस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट पार्ट, फिर HCO3 नेगेटिव। हो गए हम तो कंफ्यूज, नहीं होना। HCO3 का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, मतलब इसे क्या बनाना पड़ेगा, बेस। बनता है नहीं बनता वो सिरदर्दी तुम लोगों की नहीं, तुमने देख लिया। आप सल्फ्यूरिक एसिड भी बेस बना डालें हम तो, ये डेफिनेशन। तो इसको बेस मानना पड़ेगा। जैसे ये बेस बना, प्रोटॉन मांग लिया इसने किसी से, मिल गया इसको, और ये क्या बनाएगा, H2CO3। गड़बड़ यही होती है बस, आदत है जी। HCO3 नेगेटिव देखा, H निकाल दिया ना। अगर आपको कहा राइट कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड जिसका लिखना है उसे मानो बेस, उसका बेस वाला एक्शन कराओ, मतलब H एक्सेप्ट कराओ, प्रोटॉन एक्सेप्ट कराओ, बन गया ये, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह से कॉन्जुगेट एसिड जब मैं लिखवा रही हूं आपसे, तो मैंने HCO3 नेगेटिव का लिखवाया। एक और मैं आपको देती जहां हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ये सारे स्कूल पेपर्स और ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। NH2 नेगेटिव का भी कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, ठीक है जी। जिसका भी कॉन्जुगेट एसिड लिखना है उसको चुपचाप बेस बनाओ, प्रोटॉन एक्सेप्ट कराओ, ऐड कराओ, और ये क्या हो गया,
NH3 बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तीसरा, यही कंफ्यूज कर देती हूं ताकि सुलझ जाए मामला, NH3 दे दिया, इसका भी कॉन्जुगेट एसिड लिखो। करते हैं कोशिश, अब जब कहा है तो लिखना तो पड़ेगा ना कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड लिखने का मतलब क्या है? एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कराना। क्यों? क्योंकि तभी वो कोई चीज कॉन्जुगेट एसिड बनती है जब आप उसको बेस की तरह मानो, H एक्सेप्ट कराओ, और क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव। यस, इट इज कॉन्जुगेट एसिड। जब जब कंफ्यूज होगे ना, ये दो क्वेश्चन तुम्हें सारी क्लैरिटी दे देंगे। कॉन्जुगेट एसिड निकालने के लिए मुझे बेस बिहेव करवाना है उस चीज को, कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए मुझे एसिड की तरह बिहेव करवाना है उस चीज को। दिस वाज सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। अब मैंने आपसे कॉन्जुगेट बेस भी लिखवा लिए, कॉन्जुगेट एसिड भी लिखवा लिया, सब करवा लिया। एक मिक्स कर लेते हैं दोनों का, जिसमें आपको कहा है दोनों लिखो। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है, दोनों लिखिए। जिस चीज को भी मैं दे रही हूं उसके दोनों लिखने हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको दे दिया H2O। तो पहले टेक में मैं इसको एसिड बना के इससे H+ निकाल के OH- इसके पास बचा, वो रिपोर्ट करूंगी एज कॉन्जुगेट बेस। तो जी वाटर का मैंने कॉन्जुगेट बेस तो दे दिया, अब वाटर का कॉन्जुगेट एसिड भी देना है। तो उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा? H+ निकालने के बजाय H+ डालना पड़ेगा और बनेगा H3O पॉजिटिव, वो कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। यही लिखवानी थी कि किसी एक का भी कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनाना है तो अब आपको बनाना आना चाहिए, चाहे वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का हो, चाहे वो एक चार्ज स्पीशीज का हो। अब जैसे HCl है, इसका अगर आप कॉन्जुगेट बेस लिखना चाहो तो वन लास्ट टाइम, ये है मेरे पास एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस लिखते हैं। कॉन्जुगेट बेस लिखना है मतलब क्या है? Cl नेगेटिव। अब तो डायरेक्ट लिख दो, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। लेकिन इसका कॉन्जुगेट एसिड पॉसिबल नहीं है। देखो HCl, इसका एक ही तरह की पॉसिबिलिटी है, वो है ये, मींस इट कैन बिहेव एज एन एसिड वेयर दिस इज कॉन्जुगेट बेस। क्या मैं रिवर्स करवा सकती थी इसको? HCl को एक और H पॉजिटिव एड अप आप नहीं करवा सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था HCl, क्योंकि Cl के बॉन्ड्स बन नहीं सकते इस तरह से। ठीक है, खैर यहां खत्म होता है ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस एंड ऑल। लिमिटेशन, इसकी भी कुछ कमियां थी जो मैं आज बात नहीं कर रही, क्योंकि हम लोगों का, कुछ लोगों का, आपका, हमारा इंटरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसकी लिमिटेशंस में अगली क्लास में बात कर लूंगी। सो लेट मी राइट हेयर लिमिटेशन, आप लिख लीजिए। अगर नहीं सुनाई दे पाया आपको टाइमली तो हम इसको अगली क्लास में ले लेंगे। तो लिमिटेशंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। लिमिटेशन एक ही थी, बहुत सारे एसिड बेस अभी भी छूट गए, बाकी तो कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो बिफोर स्विचिंग ऑफ टुडेज क्लास, लेट मी स्विच ओवर टू लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। ये एक ही लाइन का है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो अब लुईस कॉन्सेप्ट पे आती हूं मैं। सब ब्राउनस्टेड-लॉरी, आर्रीनियस साइड में कर दो, लुईस ने बची कुछ लिमिटेशंस भी पूरी कर दी, कुछ खास थी नहीं वैसे। तो इन शॉर्ट बता रही हूँ जिससे आपका आज का टेस्ट प्रॉपर हो जाए, मींस एक डेफिनेशन पता लग जाए, आपको यूज कर पाए। Lewis is one of the best definition we have, right? It is one of the best definition. 12th में आप ज्यादातर यही लेके जाएंगे, सबसे अच्छी डेफिनेशन यही, सबसे कामयाब यही। और लुईस का नाम आपने पहले भी सुना है, केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स वाला कुछ ऑक्टेट पूरा करना और ये सब। तो लुईस ने इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बताया। इन शॉर्ट फटाफट सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अगर कोई चीज, इसने प्रोटॉन भी रूल्ड आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया प्रोटॉन को भी, प्रोटॉन भी डेफिनेशन में नहीं है, टोटल बदल दी डेफिनेशन, आप बाकी की डेफिनेशन से इसको रिलेट भी नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहा एसिड। नाउ बच्चों, नो मोर प्रोटॉन्स और OH-। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को कहा बेस। पूरी 12th में ये चलने वाली है। इलेक्ट्रॉन
पेयर, डोनर जो है उसको कहा गया बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहा गया एसिड। तो बहुत आसान कर दिया, सारी कॉम्प्लिकेशंस हटा दी इसने। बेस होने के लिए क्या जरूरी है? बेस होने के लिए किसी भी चीज के पास एक लोन पेयर, जैसे कि तुम्हारे सामने, बच्चों के सामने मैं एग्जांपल्स लिख रही हूं, नोट कर लो। NH3, PH3, हर एक में देखना क्या चीज डॉट दिखा रही हूं मैं, लोन पेयर होना चाहिए। NH3, PH3, H2O, एल्कोहल, हर वो चीज जिसमें ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, वो आंख मूंद के बेस या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी तो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सारे ही आ गए। OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, जिस चीज पे भी नेगेटिव चार्ज है वो भी एक बेस, या लोन पेयर है वो भी एक बेस, बस और कुछ नहीं है इसके हिसाब से बेस। तो आई होप ये एग्जांपल्स नोटेड हैं। टू फिनिश अप लुईस, एसिड भी चाहिए मुझे। एसिड क्या बताया बच्चों मैंने? एसिड बताया इलेक्ट्रॉन। और आज के टेस्ट में किसी तरह का ये एक्सक्यूज मत देना कि 3 बार इंटरनेट कटा या डाउन हुआ या मैम का डिस्कनेक्ट हुआ। काइंडली डोंट कर्स दिस। मेरे को 1 सेकंड को भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैंने पूरी हिम्मत मारी अगर क्लास लेने की, तो आपसे पूरा टेस्ट एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन की भी गलती इस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हम ना सुन नहीं पाए, उस वक्त डिस्कनेक्ट हो रहा था। नो, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे? एक्सेप्ट करे। अब आप सोचो कौन सी चीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी? सिर्फ वही ना जो किसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, ऑक्टेट पूरा नहीं होगा जिसका। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सी पढ़ के आए हुए? जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो कुछ एग्जाम्पल याद दिला देती हूँ जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। फॉर एग्जाम्पल BF3, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 स्टेट है। बोरोन की फैमिली पूरी लिख डालनी है मैंने, BF3, AlCl3, BH3, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, आंख बंद करके सारे के सारे लुईस के हिसाब से एसिड, दे आर लुईस एसिड। ठीक है। दूसरा, जितने भी कैटायंस, सिंपल कैटायंस आई एम टॉकिंग अबाउट, कैटायंस, सिंपल कैटायंस, ठीक है। सिंपल कैटायंस लाइक Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Fe3+, जो भी सिंपल कैटायंस हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। दे ऑल आर लुईस एसिड्स। मैं बता रही हूँ लुईस एसिड कौन कौन से होंगे। और आज के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 5 क्वेश्चन लुईस पे हैं। 15 क्वेश्चन का टेस्ट है, छोटा सा थियोरेटिकल। तो कैटायंस कितने, कौन कौन से? जितने भी सिंपल कैटायंस हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को तैयार बैठे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही क्या बन जाएंगे? एसिड। दे बिहेव एज एसिड। तीसरा, और मोस्ट प्रोबेबली इसी पे एंड होगा, कि क्या और कौन कौन से हो सकते हैं और किसके पास गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की? उनके पास जिनमें बीच वाला एटम, सेंट्रल एटम के पास खाली जगह हो, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। सारे ट्रांजिशन मेटल्स, वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके डी पूरे कहां भरे हुए हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, सिलिकॉन, जैसे SiF4 है, ऑक्टेट तो पूरा है, लेकिन सिलिकॉन के पास 3D ऑर्बिटल है ना, तो तीसरे पीरियड के तो सारे ही मैदान में उतर जाएंगे। बिल्कुल सही। PH3 में एम्प्टी डी ऑर्बिटल मौजूद है ना, वो बात अलग है, इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये एम्फोटेरिक हो जाएगा। ये डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो देखने वाली बात होगी कि क्या कर सकता है। तो अभी जो क्लियर कट है उनके एग्जाम्पल्स मैं लिखवा दूं। SiF4, FeCl3, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो तो सारे ही हैं, उनके तो डी आधे अधूरे ही भरे होते हैं, एटसेट्रा। ये सारे भी लुईस एसिड। एक बार रिवाइज कर लो, लुईस एसिड कौन कौन? जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर दौड़ के एक्सेप्ट करेंगे, एसिड बन गए। जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी सिंपल कैटायंस, वो भी अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए मौका देखेंगे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तीसरा, ऐसे कंपाउंड्स जिनके सेंट्रल एटम के पास खाली डी ऑर्बिटल मौजूद है। चौथा और लास्ट, जिस भी चीज में, ये 12th में बहुत तंग करती है चीज, जिस भी कंपाउंड में पाई बॉन्डिंग्स हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस
जिनमें भी पाई बॉन्ड मौजूद है, नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है हमारे पास। तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केसेस, एक्सपेक्ट समथिंग न्यू इन टेस्ट ऑल्सो, कुछ नया केस भी दे सकते हैं। अगर आपके पास पाई बॉन्ड बना हुआ है दो डिफरेंट एटम्स के बीच, दो सेम के बीच नहीं, टू डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिख लीजिए, इस पे क्लास खत्म है। हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी डिफरेंट है, ऐसे दो एटम्स के बीच अगर पाई बॉन्ड बना है, दो कार्बन के बीच नहीं, दो ऑक्सीजन के बीच नहीं, और ना ही दो सल्फर के बीच, दो डिफरेंट एटम्स के बीच, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल बी लुईस एसिड। अगर कुछ और मुझे बताना होगा, I'll take up next class for that purpose, not today because of very obvious reason। कुछ peculiar चीजें लुईस कॉन्सेप्ट की वो अगली क्लास में ऑटोमेटिकली जाएंगी, तो आज मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि आज हमें टाइम नहीं सपोर्ट कर रहा है। और अगली क्लास में बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी की एक आधी कमी जो लुईस ने कवर अप करी। लुईस की भी कोई कमी है या वो सर्वगुण संपन्न डेफिनेशन है, इस बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे। As per target time, now I am switching off my class, go for test, attempt that, and next class में इतना नोट डाउन होना चाहिए आपके पास। किसी को किसी वजह से नोट डाउन ना हो पाया हो तो मेरे क्लास नोट्स शेयर होते हैं स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में, सो डू लेट मी नो, वहां होंगे। उससे भी ना हो पाया हो तो हमें बताइएगा। सो नाउ यू पीपल कैन मूव, गिव टेस्ट एंड गो। किसी को भी डाउट है तो डू 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 स्टे, आई विल टेक अप दैट। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, पेज दिखा दो। अभी दिखा देते हैं पेज। वैसे ये नोट्स में अभी के अभी आपके लिए शेयर कर रही हूँ। कौन सा वाला दिखाना है मेरे को? लुईस एसिड वाला? बेस मैम। बेस, ओके ओके ओके। लुईस बेस में तो सिर्फ एक चीज है, हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ये देखिए, और इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं तो नेगेटिव चार्ज। मुदिता तुम भी कुछ पूछ रहे थे बच्चे? मैम मेरे को एक बार 6th स्लाइड देखनी है। अभी दिखा देते हैं। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। मैम हाँ जी बोलो जी। उसमें पूछना है लोन पेयर वाले में। मैम उसमें क्या? लोन पेयर ही होने चाहिए। हाँ, आवाज गई तुम्हारी, फिर से बोलो। जी मैम, जो आपने लोन पेयर वाला लिखवाया था ना, उसमें दो लोन पेयर ही होने चाहिए सिर्फ। नहीं नहीं, मैंने दो नहीं, पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होना चाहिए। ओके मैम, ओके। एक लोन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास तीन तीन तो ठीक है, हम कह देंगे अच्छा बेस है, क्योंकि उसके पास चॉइसेस हैं देने को, रिच है वो। तो वही बात है, मिनिमम पैसे तो इतने ही चाहिए, अब ज्यादा है तो उससे लेना और आसान हो जाएगा, बस ये मैम है। इससे पहले वाली दिखा दो। ओके, वैसे मैं क्लास नोट शेयर करूंगी, जो स्टडी मटेरियल आपका बैच है उसमें करती हूँ, तो किसी को फिर भी जरूरत लगे तो देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो जी। मैम जो NH3 को एसिड में करना था, उसका NH4 नहीं होना चाहिए था, आपने NH4 पॉजिटिव बताया है। बिल्कुल NH4 पॉजिटिव ही होगा, मैं अभी बता देती हूँ तुमको कैसे। मुदिता कैन आई चेंज या भी? मैम इसमें ये वाला पॉइंट जो आपने लिखा है 1 - 1 gives 1 + 1, एक बार समझा दोगे? अभी एक सेकेंड, मैं पहले उसका NH3 वाला करूँ फिर आपको समझाती हूँ। देखो बच्चे, ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, तो इट इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना किसी को छोड़ेगा। वो पॉजिटिव चार्ज किसने ले लिया? एन ने ले लिया, इट हैज टू बी, चार्ज हैज टू बी, मतलब नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, कोई चीज डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, तो इट इज कॉन्जुगेट एसिड। अब बोलो, क्लियर हुई बात? यस मैम। वो डेफिशिएंसी जो प्रोटॉन लेके आया ना, उसने नाइट्रोजन के साथ जुड़ के अपनी डेफिशिएंसी नाइट्रोजन को दे दी, ठीक है। हाँ जी मुदिता, आप कह रहे थे ये पॉइंट। यस, अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसको समझो, इनिशियली मैंने कितना लिया होगा, सपोज 1, तो इनिशियली जब तक डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ 0 0, और जब मैं कहूंगी
मैंने 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद जितनी देर बाद भी देखा, पीछे क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि इट मस्ट हैव रिएक्टेड कंप्लीटली। 1 के 1 पूरा सामने डिसोसिएट होके चला गया। तो अगर 1 का 1 पूरा डिसोसिएट होके चला गया तो यहाँ क्या बचा? 0। यहाँ क्या गया? 1 and 1, जो भी बने होंगे उससे आयंस। मीन्स व्हाट? 1 का 1 डिसोसिएट हो गया, तो 1 में से क्या डिसोसिएट करते जा रहे थे हम इतने दिनों से? अल्फा। तो इसका मतलब हो ना हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू 1, पूरा का पूरा ही मैक्सिमम अल्फा 1 ही हो सकता है, 1 में से 1 ही डिसोसिएट हो सकता है। ठीक है।